आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे को समझेंगे जो वॉशिंगटन की कूटनीति से शुरू होकर दुनिया भर के बाजारों में भारी हलचल मचा रहा है। यूएस ईरान टकराव। ये अब सिर्फ दो देशों के बीच का झमेला नहीं रह गया है। इसका असर सीधे तौर पर ग्लोबल सप्लाई चेन्स और रोजमर्रा की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। एक ऐसी स्थिति जहां डिप्लोमेटिक डिसीजंस पूरी दुनिया के आम कंज्यूमर्स की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। $25 बिलियन, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हाल ही में पेंटागन के एक सीनियर ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि यूएस और ईरान के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के अब तक $25 बिलियन खर्च हो चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स सुनने में अक्सर थोड़ा हवाई लगता है, लेकिन जब इतना बड़ा आर्थिक बोझ सामने आता है ना, तब इसकी जमीनी हकीकत समझ आती है। और ये खर्च लगातार आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मुद्दे को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द डिप्लोमेटिक डेडलॉक। दूसरा, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तीसरा, द ग्लोबल एनर्जी शॉक। और चौथा, वर्ल्ड मार्केट रिएक्शंस। आइए देखते हैं कि एपिसेंटर का ये टकराव ग्लोबल मार्केट्स तक कैसे पहुंचता है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द डिप्लोमेटिक डेडलॉक, अ स्टॉल्ड रेजोल्यूशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटकी इस हाई लेवल कूटनीतिक शतरंज को समझते हैं। दोनों पक्षों की शर्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अमेरिका पूरी तरह से अडिग है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर दे। वहीं दूसरी तरफ ईरान की साफ शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका ईरानी पोर्ट से अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा लेता। इन्हीं विरोधाभासी मांगों की वजह से दुनिया का सबसे जरूरी शिपिंग राउट इस वक्त पूरी तरह से बंद पड़ा है। और ये डेडलॉक जल्दी सुलझने वाला नहीं लगता। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान के नए प्रस्ताव को साफ खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि ईरान को जल्दी समझदार हो जाना चाहिए। व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स की माने तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस ब्लॉकेड को लंबा खींचना चाहते हैं और इस पर ऑयल कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। साफ है कि अमेरिका अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिका के अंदर भी इस मुद्दे पर काफी तीखी बहस छिड़ गई है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कांग्रेस में उन आलोचकों को कड़ी फटकार लगाई जो इस कॉन्फ्लिक्ट को एक क्वैगमायर यानी एक दलदल बता रहे थे। हेग्सेथ ने सीधे शब्दों में कहा कि ऐसी बातें दुश्मनों को प्रोपेगेंडा देती हैं। ये कड़ी प्रतिक्रिया तब आई है जब हेग्सेथ को जल्द ही कांग्रेस के सामने 14.5 लाख करोड़ रुपए के मिलिट्री बजट पर कठिन सवालों का सामना करना है। तेहरान का रुख करें तो वहां भी दबाव का असर साफ दिख रहा है। आमतौर पर एकजुट रहने वाले ईरान के हार्डलाइन फैक्शंस अब आपस में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। 27 अल्ट्रा कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स ने नेगोशिएटिंग टीम को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि सईद जलीली के समर्थक और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ के धड़ों के बीच टकराव चल रहा है। स्टेट लिंक्ड मीडिया आउटलेट्स जैसे तस्नीम और राजा न्यूज खुलेआम एक दूसरे पर राष्ट्रीय एकता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच दुनिया भर के नेताओं में फोन कॉल्स और मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। प्रेसिडेंट ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 1.5 घंटे तक इस मुद्दे पर बात की। वहीं किंग चार्ल्स ने एक स्टेट डिनर में नेटो की ऐतिहासिक ताकत पर जोर दिया। लेकिन इस सब का आर्थिक असर यूरोप पर भारी पड़ रहा है। जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ट्स ने खुले तौर पर चिंता जताई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से उनकी एनर्जी सप्लाई और इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स ऑन द ग्राउंड। कूटनीति से हटकर अब जमीनी हालात पर नजर डालते हैं। 1.8 मिलियन, ये कोई आबादी का आंकड़ा नहीं है। अमेरिका के लगातार ब्लॉकेड की वजह से ईरान की करेंसी रियाल गिरकर एक नए रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई है। अब $1 की कीमत 1.8 मिलियन रियाल हो चुकी है। जब आयात रुक जाता है और ऑयल शिपमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ऐसी ही आर्थिक स्थिति बनती है। इसका सीधा मतलब है कि बाहर से आने वाला खाना, दवाइयाँ और ज़रूरी सामान अब वहाँ बेहद महंगे हो जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होने का डर है। पूरा रीजन इस वक्त भारी हिंसा की चपेट में है। सीज फायर की कोशिशों के बावजूद हालात गंभीर हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने गाजा में हमास के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हेड को मार गिराने का दावा किया है। लेबनान में हालात और भी चिंताजनक हैं, जहां उस फ्रेजाइल सीज फायर के लागू होने के बाद से मरने वालों की संख्या 40 तक पहुंच गई है। इसके अलावा IDF और हिजबुल्लाह के बीच लगातार एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक्स का सिलसिला भी चल रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द ग्लोबल एनर्जी शॉक, अ सिस्टम डिसरप्टेड।
जमीनी हिंसा का सीधा असर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर कैसे पड़ता है, आइए समझते हैं। आमतौर पर ओपेक कार्टेल अकेले दुनिया के करीब 40% ऑयल आउटपुट को कंट्रोल करता है और बाकी दुनिया 60% उत्पादन करती है। ये कार्टेल ग्लोबल सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करके रखता है। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और खबर ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑफिशियली ओपेक छोड़ रहा है। जी हां, ओपेक का एक बेहद अहम सदस्य और तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इस शुक्रवार से कार्टेल का हिस्सा नहीं रहेगा। यूएई पिछले काफी समय से अपने प्रोडक्शन कोटास को लेकर असंतुष्ट था। उनके इस कार्टेल से बाहर निकलने का सीधा मतलब है कि ओपेक की ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल करने की ताकत अब काफी कमजोर पड़ जाएगी। ये एनर्जी मार्केट के पूरे ढांचे को हिला देने वाला फैसला है। इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? 61% का उछाल। फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने के बाद से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में लगभग 61% की भारी तेजी आई है। जब दुनिया की सबसे अहम ऑयल सप्लाई चेन अटकी हुई हो तो ऐसी अशांति का असर प्राइसेस पर दिखना ही है। और इसका बोझ सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं पड़ता, बल्कि दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स पर भी पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल इस वक्त लगभग $112.47 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। युद्ध से पहले ये करीब $70 के आसपास हुआ करता था। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कमर्शियल ट्रैफिक के लिए पूरी तरह नहीं खुलता, ये आसमान छूती कीमतें ऐसी ही बनी रहेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया का लगभग 1/4 तेल यहीं से गुजरता है और अभी ये डिप्लोमेटिक पीस टॉक्स के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है। और अब आखिरी हिस्सा, वर्ल्ड मार्केट रिएक्शंस, द रिपल रीचेस वॉल स्ट्रीट। ग्लोबल ट्रेडिंग फ्लोर्स पर इस एनर्जी शॉक का क्या असर हुआ है, चलिए देखते हैं। ट्यूसडे के मार्केट परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स 0.5% गिर गया, जिससे वॉल स्ट्रीट अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन दूसरी तरफ एशियन मार्केट्स में काफी लचीलापन देखा गया। भारत का सेंसेक्स 1.4% ऊपर बंद हुआ और हांगकांग का हैंग सेंग 1.5% चढ़ गया। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस क्राइसिस को अलग अलग रीजन्स में बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन यूएस मार्केट्स में सबसे ज्यादा नुकसान टेक स्टॉक्स को हुआ है। ब्रॉडकॉम, माइक्रॉन और एनवीडिया जैसी बड़ी एआई रिलेटेड कंपनियों के शेयर्स में काफी गिरावट आई है। ब्रॉडकॉम लगभग 4.4% और माइक्रॉन 3.9% तक टूट गए। ये गिरावट ऐसी स्थिति में आई है जब इन्वेस्टर्स पहले से ही बिग टेक की आने वाली अर्निंग्स रिपोर्ट्स और फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक तरफ जियोपॉलिटिक्स का डर और दूसरी तरफ मार्केट अनसर्टेनिटी, दोनों मिलकर एक बेहद कठिन स्थिति पैदा कर रहे हैं। इन सभी आंकड़ों और घटनाक्रमों को देखने के बाद एक बेहद गंभीर सवाल उठता है। अगर ये डिप्लोमेटिक डेडलॉक ऐसे ही बना रहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लंबा समय बंद रहता है, तो ग्लोबल मार्केट्स इस भारी दबाव को आखिर कब तक झेल पाएंगे? चाहे वो $25 बिलियन का युद्ध का खर्च हो, ईरान के अंदर की टकराव भरी राजनीति हो, ओपेक का बदलता स्वरूप हो या टेक स्टॉक्स में आती गिरावट, ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका असर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। जरूर सोचिएगा।